मालदीव ने भारत और चीन को एक साथ थैंक यू बोला है। आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जहां कुछ टाइम पहले भारत और चीन एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे थे, मालदीव के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए उनको ये मालदीव एक साथ थैंक यू बोल रहा है। ये एक बड़ी रेयर घटना जैसा दिखाई देता है। बट फाइनली एक ऐसा मुद्दा है जहां पर मालदीव, चीन और भारत मिलकर कोऑपरेशन कर रहे हैं और इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती हो सकती है। तो आइए दोस्तों, ये पूरा मुद्दा क्या है इसको समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राची और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ टेक्स्ट बुक आईएएस पर। तो दोस्तों, मालदीव की तरफ से चीन और भारत दोनों को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि उनके यहाँ पर जो चीज़ें भारत या चीन से मंगाई जाती हैं, उनका जो पेमेंट सेटलमेंट है वो उनके रिस्पेक्टिव करेंसी में करने दे। यानी कि भारत से कुछ सामान मंगाया है तो उसकी रुपी में पेमेंट हो जाए, और अगर चीन से कुछ सामान मंगाया है तो उसकी पेमेंट युआन में हो जाए। और अगर देखा जाए तो भारत के जो हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने इस बात के लिए अपनी सहमति भी दे दी है, और इसी तरह का एक लेटर मालदीव को चीन की तरफ से भी मिल चुका है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मालदीव है उसका इंडिया के साथ करीब 780 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता है, और दरअसल चीन के साथ 720 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता है। यानी कि अगर भारत और चीन को वो डॉलर में पेमेंट सेटलमेंट नहीं करेंगे तो मान के चलिए करीब 1.5 मिलियन यूएस डॉलर की बचत इससे उनको होगी। तो यहाँ पर भारत और चीन ने जो ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है मालदीव के साथ कि ठीक है, आप डॉलर में न देकर हमें अपना जो पेमेंट है वो हमारी करेंसी में दे दीजिए, इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा विजन है। दोस्तों, भारत और चीन दोनों ही लंबे समय से ये कोशिश कर रहे हैं कि यूएस के डॉलर का जो डोमिनेंस है उसको कम कर दिया जाए, यानी कि डी डॉलराइजेशन किया जाए। देखो दोस्तों, आपको पता है आज के टाइम पे चाहे आपको क्रूड ऑयल खरीदना हो, ज्वेलरी खरीदनी हो, या फिर आप डिफेंस के लिए वेपन्स ही क्यों ना खरीद रहे हो, यहाँ तक कि अगर आपको चीनी और चावल भी खरीदने हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट करना पड़ता है डॉलर में। और डॉलर के इसी डोमिनेंस की वजह से जो यूएस है वो एक पावरफुल कंट्री के रूप में बना बैठा हुआ है, उसकी हेजेमनी है। अगर वो चाहते हैं तो जब मर्जी जिस देश को धमका सकते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले जब भारत ने ईरान के साथ चाबार पोर्ट को लेकर एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया था, तब भी यूएस की तरफ से भारत को एक चेतावनी दी गई थी कि अगर आप ईरान के साथ किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो हम आप पर सैंक्शंस लगा सकते हैं। अब ये जो यूएस बकायदा सैंक्शंस लगाने की धमकी देता है, ये पावर उसको मिलती कहाँ से है? ये इसी डॉलर के डोमिनेंस से पावर उसको मिलती है। देखिए, यूएस का जो बैंक है, फेड बैंक जो हम बोलते हैं, वो जब भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करते हैं, यानी कि अपनी मौद्रिक नीति में कुछ भी परिवर्तन करते हैं, तो लगभग विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता है। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, उनको अपने यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट हैं वो बहुत हद तक निर्भर करते हैं कि यूएस के फेड बैंक की क्या नीतियाँ चल रही है। और ये भी इसीलिए है क्योंकि सभी देशों के फॉरेक्स रिजर्व में जो सबसे ज़्यादा करेंसी है वो है डॉलर, क्योंकि अगर आपको कुछ भी मंगाना है तो उसके लिए पेमेंट तो आपको डॉलर में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ना सिर्फ आप यूएस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, एक सिंगल करेंसी पर डिपेंडेंसी की वजह से कई बार इंटरनेशनल व्यापार में रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है, और यूएस जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर अपनी बात भी मनवा पाता है। इसीलिए चाइना काफ़ी लंबे समय से ये ट्राई कर रहा है कि वो अपनी करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाए, यानी कि चाइना अपनी करेंसी युआन का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। और कुछ इसी तरह के प्रयास भारत की तरफ से भी किए जा रहे हैं, जहाँ पे भारत अपने रुपी को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हाल फिलहाल के कुछ समझौतों की बात करते हैं। आपको पता है, रशिया और यूक्रेन वॉर के टाइम पर यूएस ने रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए थे, लेकिन भारत का रशिया बहुत अच्छा मित्र है, यहाँ तक कि हम क्रूड ऑयल पर भी उन पर काफ़ी हद तक डिपेंड है। अब यूएस ने हमसे साफ साफ कहा था कि आप यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अगर आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। इसीलिए रशिया और भारत ने एक अलग तरीका, एक ऑल्टरनेटिव तरीका निकाला था, जहाँ पर जो भारत है वो रशिया को रुपी में पेमेंट करता
बढ़ता आ रहा है क्रूड ऑयल के लिए। इतना ही नहीं, जो भारत का यूपीआई है, जो भारत का रुपए कार्ड है, हम उसको भी इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो भारत ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन किए हैं काफ़ी देशों के साथ। कुछ इसी तरह के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट चीन ने भी साइन किए हैं। अब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? दरअसल इस एग्रीमेंट में, समझौते में, दो देश इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को जो भुगतान करेंगे वो उनकी अपनी करेंसी में करेंगे। यानी कि यहाँ पर आप डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हो। और जब इंटरनेशनल ट्रेड में हर कोई अपनी करेंसी का इस्तेमाल करने लगेगा तो डॉलर की हेजेमनी अपने आप वीक होती चली जाएगी। दैट मीन्स यूएस की पावर यहाँ पे कम होती चली जाएगी। जैसे अगर हम बात करें तो यूपीआई की एक्सेप्टेंस भूटान में देखने को मिलती है। फ्रांस ने भी ई कॉमर्स के लिए यूपीआई को परमिशन दे दी है। नेपाल, सिंगापुर और यूएई के साथ भी ऐसे समझौते किए गए हैं जहां पे यूपीआई का इस्तेमाल अब किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर और यूएई के साथ रुपे कार्ड को लेकर भी भारत ने समझौते किए हैं। भारत और चीन ब्रिक्स एग्रीमेंट जो उन्होंने आपस में किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली भी ये ट्राई कर रहे हैं कि एक ऐसी क्रेडिट लाइन इस्टेब्लिश की जाए जहां पर जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें, ना कि डॉलर का। और यहीं पर जो हमारा AIIB है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पहली बात तो इस बैंक को एशिया की ज़रूरतों को देखते हुए बनाया गया है। दूसरा, ये बैंक अपनी मेंबर कंट्रीज को उनकी करेंसी में लोन यहाँ पर देता है। यानी कि सीधी सीधी बात है, भारत और चीन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। सीमा विवाद में चीन का जो एटीट्यूड है वो हमें गवारा नहीं है, लेकिन ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि यूएस भारत का दोस्त कभी भी नहीं हो सकता था अगर उनको एशिया के अंदर चीन को काउंटर बैलेंस ना करना होता। यानी कि यूएस हमारा मित्र तभी तक है जब तक वो भारत को एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है चीन के खिलाफ। ये कुछ वैसी ही रणनीति है जब उपनिवेशवाद के समय पे जो अंग्रेज थे वो कुछ राज्य रजवाड़ों के साथ मैत्री संधि कर लिया करते थे, ताकि जिन राज्य रजवाड़ों के साथ उनके युद्ध चल रहे हैं उनके खिलाफ उनको एज अ बफर इस्तेमाल कर सके। मैं यहाँ पे कोट करूंगी एक बुक को, निश आचार्य जी ने एक बुक लिखी थी, इंडिया यूएस पार्टनरशिप, एशियन चैलेंज एंड बियॉन्ड। इस बुक में वो साफ साफ ये बात लिखते हैं कि यूएस कभी भी भारत का दोस्त हो ही नहीं सकता था। चाहे आप जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जो परमाणु टेस्ट हुआ था उसको लेकर यूएस का रिएक्शन देख लीजिए, या फिर जब भारत को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी की जरूरत थी तब यूएस ने जो पॉलिटिक्स खेली थी उसकी बात कर लीजिए। ये तो चीन का बढ़ता हुआ कद है एशिया के अंदर कि यूएस को इंडो पैसिफिक रणनीति लाने पे मजबूर करता है, और वो मजबूर हो जाते हैं ये कहने के लिए कि इंडो पैसिफिक एरिया में भारत उनका एक की पार्टनर है, और इसीलिए वो क्वाड जैसे कुछ समझौते यहाँ पर लेकर आते हैं। लेकिन कभी भी इंडियन ओशियन रीजन में अगर उनसे पूछा जाता है कि उनकी नीति क्या है, तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में उनके स्टेक्स नहीं लगे हुए हैं, केवल भारत के स्टेक्स लगे हुए हैं। तो भारत को हमेशा ये याद रखना होगा कि हमारी जो एक नीति शुरू से चलती आई है चीन के साथ कि सीमा विवाद को अलग सुलझाया जाए और देश की अर्थव्यवस्था के हितों को अलग रखा जाए, ये आज भी याद रखना होगा। क्योंकि चीन के ऊपर अभी भी हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है अपने व्यापार को लेकर। और डी डॉलराइजेशन अगर होता है तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड निकल कर आएगा, यानी कि कोई एक देश आपका मुखिया बनकर यहाँ पर नहीं बैठेगा, बल्कि रीजनल पावर्स का हमें यहाँ पे इमर्जेंस दिखाई देगा। भारत को सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है कि जो जगह अमेरिका खाली करता जा रहा है उसको इकलौता चीन ना भर ले। यहाँ पर भारत को एक इक्वल कंपटीशन चीन को देना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे पहले भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है और अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की ज़रूरत है। इसीलिए मालदीव के साथ जब चीन ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया कि ठीक है आप हमारी करेंसी में हमें भुगतान कर दीजिए, तो भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मालदीव, चीन और भारत अगर एक साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं यूएस के लिए एक चिंता का विषय है।
दिस इज़ ऑल अबाउट माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए और लेकर आएंगे। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और गर्व से कहिए जय हिंद।